दिया क्योंकि उसके बाप का था मुंबई, है ना। मुंबई जो है उनके बाप का था पुर्तगालियों का, जो अंग्रेजों को दहेज में दे दिया। अब वास्को डी गामा और अल्बुकर्क ऐसे गवर्नर हैं जिनकी मकबरा जो है भारत में स्थापित है। तो ने जिसको नुकसान किया था वो वहीं पे मारा गया। जैसे वास्को डी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद RPL पर। फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में। फ्रेंड्स, इतिहास को वैसे हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, जिसको हम प्राचीन इतिहास बोलते हैं पहला वाले को, दूसरा में हम बोलते हैं वो है हमारा मध्यकालीन भारत, और तीसरा होता है आधुनिक भारत। तो फ्रेंड्स, वैसे तो एग्जाम में सारे पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम चांस ये होता है कि आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो उसी कड़ी में हम करेंगे अभी आधुनिक भारत। तो हम डिस्कस करेंगे कि आधुनिक भारत का स्टार्ट है वो कैसे स्टार्ट होता है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो जहाँ से हम भारत में आधुनिक भारत का इतिहास करें, इतिहास की, तो जहाँ से यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है वहीं से हम भारत में आधुनिक भारत का इतिहास यहीं से मानते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इस टॉपिक में हम जो पुर्तगाली कंपनी है उसी से हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने बकायदा उनका क्रम लिख दिया है, कौन सा कंपनी कितने क्रम में आई, या फिर हम बोले कब आई। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ये चारों पांचों आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे क्या हैं, यूरोपीय कंपनी है। ओके, यूरोपीय कंपनी है ये। आप ये सीक्वेंस आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा कंपनी किसके बाद आई, या किसके पहले कौन सा कंपनी आई, या इन कंपनियों के नाम दे दिया जाएगा और इसको क्रम से जमाने के लिए भी बोल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से सबसे पहले जो आया था वो आया था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, फिर आया था डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंड्स, ये जो पुर्तगाली कंपनी थी या फिर जो यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत आखिर आ क्यों रही थी। तो फ्रेंड्स, बात ऐसा है कि यूरोप में जो है काफ़ी ठंड पड़ती है और वहाँ के लोगों को मसाला, वहाँ जो है खान पान अलग ही है, वहाँ मांस वाला चीज़ ज़्यादा खाया जाता है। और जाहिर सी बात है मांस में क्या है, मसाला का ज़रूरत रहता है। वैसे स्वाद के लिए भी मांस में डाला जाता है मसाला, और वहाँ पे ठंडा एरिया है तो मसाला भी शरीर को क्या करता है, गर्मी बना रखता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मांग था वहाँ पे। तो ऐसा क्या था कि उनको भारत में ही आना पड़ा था। तो बात ऐसा है कि अरब जो है, पहले हम देखें तो यूरोप के जो व्यापारी थे वो अरब से होते हुए यहाँ पंजाब से जो प्राचीन पंजाब क्षेत्र था या सिंध प्रांत क्षेत्र था, वहाँ से जो है व्यापारी यहाँ आ जाते थे। लेकिन अरब ने उस टाइम क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया, और मतलब यूरोपीय व्यापारी थे और जो अरब देश था उनके बीच में कट्टरता आ गई, और उनको तो मसाला चाहिए था, और भारत में ऐसा मतलब उत्कृष्ट किस्म का मिलता था मसाला, इसीलिए यहाँ के मसाला का बहुत ज़्यादा मांग था। तो वहाँ के राजा है, जो यूरोपीय राजा है, जो शासक थे, उन्होंने अधिकार दे दिया कि जाओ और मसाला लेके आओ, मतलब भारत देश के लिए कहीं से भी रास्ता खोजो, ओके, कि हमें वहाँ का मसाला मिल सके। तो इसी कड़ी में अलग अलग देश के लोगों ने, अलग अलग जो नाविक थे, उन्होंने भारत को खोजना स्टार्ट किया। तो भारत को खोजना स्टार्ट किया तो कोई अफ्रीका पहुँच गया, कोई अमेरिका पहुँच गया, और वहाँ जाके उन्होंने इंडियन को खोजने लगा, ठीक है। लेकिन इंडियन तो मिले नहीं। फिर फाइनली जो है वास्को डी गामा भारत आता है सीधा केरल में। ओके, तो चलिए हम उसी कड़ी में बात करते हैं कि कौन है, कहाँ पहुँच गया और किस नाम से उसको पुकारा। तो एक अफ्रीका पहुँच गया था और एक जो है अमेरिका पहुँच गया था। इसी तरीके से अलग अलग जो है नाविक थे, उन्होंने अलग अलग देश में जाके खोजा, लेकिन वो निकले थे भारत की खोज में। ओके, तो इसी कड़ी में आप देख पा रहे होंगे। हाँ, मैं उद्देश्य की बात कर रहा था। तो ये यूरोपीय जो कंपनियां थी उनका हम मुख्य उद्देश्य बोले तो 2 ही मुख्य उद्देश्य था पुर्तगाली कंपनी का। पहला तो यह है कि मसालों का व्यापार करना था उनको, और
दूसरा ये था धर्म परिवर्तन। आदमी जो है किसी भी धर्म का रहे, वो चाहता है कि सामने वाला उसके धर्म को एक्सेप्ट कर ले और उसके जैसे हो जाए। यहाँ पे उनका मेन उद्देश्य यह भी था कि धर्म परिवर्तन कराने से उनको व्यापारिक जो है लाभ होता। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आदमी है, अगर किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है दूसरे धर्म को, तो जाहिर सी बात है वो उसी धर्म के अनुसार रहने लगेगा। तो उसके हिसाब से उनको कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, ऐसे करके उनको परिवर्तन से उनको एक व्यापारिक लाभ था। तो चलिए हम बात कर रहे थे विभिन्न जो है देश थे यूरोप के, उन्होंने अलग अलग देशों की खोज की थी इन द सेंस समुद्री मार्ग से उन्होंने वहां पहुंचा था। ओके, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 1487 में पुर्तगाल से एक निकलता है जिसको हम बोलते हैं बार्थोलोमेओ डियाज। ये जो है निकला था भारत की खोज में और पहुंच गया अफ्रीका, और अफ्रीका में वो पहुंच के केप ऑफ गुड होप वहाँ पे किनारे पे पहुंचा था। मैप होता तो दिखा था, वो नीचे तरफ पहुंचा था और वहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा तूफान था, तो उसने बोल दिया उसे केप ऑफ गुड होप। भाई इसको नोट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आज का जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक हर एक बिंदु। इसमें हम पूरा जो पुर्तगाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे हम फिर डच है, अंग्रेज है, इन सब के बारे में हम अभी आगे क्लास में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स 1487 में पुर्तगाली एक नाविक था बार्थोलोमेओ डियाज, ये पहुंचता है कहाँ पे, गुड ऑफ होप पे, और इसको हम बोले तो इत्तमास अंतरिक्ष भी इसी को कहा जाता है। और इसने इसको तूफानों का स्थान बताया और वहां से वापस चला गया। इसी कड़ी में निकलता है कौन 1492 में स्पेन से कौन, कोलंबस। इसका नाम तो आपको पता ही होगा कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ओके, तो यही वो कोलंबस है जो निकला था भारत की खोज में और पहुंच गया अमेरिका। यहाँ जो अमेरिका थे तो वहाँ के लोगों को आपने देखा होगा, उनका चेहरा है, वो नाक है, वो थोड़ा सा लाल लाल सा होता है, हालांकि दिखते हैं उन लोग इंडियन की तरह। तो इसीलिए जो है कोलंबस के जो नाविक थे उन्होंने चिल्लाने लगे कि हमने क्या है अमेरिका, जब वो अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने चिल्लाने लगे, वो लोग चिल्लाने लगे कि हमने इंडिया की खोज कर ली, लेकिन वहाँ के लोगों को देखा तो वो लाल लाल थे। तो इसीलिए वहाँ के जो नाविक थे उनके कोलंबस के, वहाँ के लोगों को उसने क्या किया, लाल इंडियन कहने लगा। और वहाँ पे आपको पता होगा कि अमेरिका में रेड इंडियन नाम से एक जनजाति भी पाया जाता है, तो इन्हीं को उन्होंने क्या किया, लाल इंडियन कहा था। नेक्स्ट हम देखें, वैसे तो आप कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी ऐसा बोला जाता है, लेकिन जो अमेरिका का नामकरण है वो किया गया था अमेरिका वेसपुसी के नाम से। ओके, किसके नाम से, अमेरिका वेसपुसी। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे वास्को डी गामा आता है भारत कब, 1498 में। 1498 में तो यहाँ पे मैं आपको दिख रहा होगा 17 मई और 20 मई। तो यहाँ आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ, या तो 17 मई को आया था या 20 मई को आया था वास्को डी गामा। तो फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों, तो इसका रीज़न ये है कि अगर आप देखेंगे विकिपीडिया में तो आपको 17 मई दिखेगा और एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको 20 मई दिखेगा। ओके, तो इसीलिए मैंने दोनों डेट को लिख लिया है, चाहे तो आप दोनों को लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको 17 मई या 20 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था भारत। कहाँ, तो केरल में पहुंचा था, कपक डाबू में। ओके, कपक डाबू में, केरल के जो कपक डाबू है वहां पहुंचा था, और वहां से उसको एक इसको हम बोलते हैं मार्गदर्शक अब्दुल माजिद या अब्दुल मानिक, इसी ने ही बताया था उसको कि इस रास्ते से जाना तो भारत मिल जाएगा, ऐसे करके। ओके, हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो वास्को डी गामा था वो कौन से जहाज पे चढ़ के आया था, वो उस जहाज का नाम क्या था। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा साओ गैब्रियल नामक जहाज पे चढ़ के जो वास्को डी गामा था वो भारत पहुंचा था। तो फ्रेंड्स जमोरिन ने यहाँ पे जो केरल का शासक था उसने, ये तो आपको पता ही होगा कि जमोरिन ने उसका स्वागत किया था वास्को डी गामा का। अब हम देखते हैं
तो इसी कड़ी में फिर से 1500 ईस्वी में 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वेज कैब्राल, यहाँ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि पेड्रो अल्वेज कैब्राल है वो 13 जहाज़ों के साथ पहुंचा था, कहाँ पे, भारत में पहुंचा था। और इसने जो है रेड ड्रैगन नामक इसकी जो सबसे बड़ी थी उसकी सब मतलब 13 जहाज़ों में जो सबसे बड़ी जहाज़ थी उसको बोला गया था रेड ड्रैगन, जिसको जो सबसे बड़ी जहाज़ थी उसी को बोला गया था रेड ड्रैगन। कुल 13 जहाज़ों के साथ आया था। कब आया था? 1500 ईस्वी में। कौन आया था? पेड्रो अल्वेज कैब्राल। यह भी पूछा गया सवाल है। अब यहाँ से आपको बताया जाता है कि जब 1498 में, कब? 1498 में वास्को डी गामा आया तो उसको आने में 90 दिन लगा था। तो जाहिर सी बात है जाने में भी 90 दिन लगा था, मतलब कुल उसने 180 दिन की यात्रा किया था यहाँ से। और जब यहाँ से वो मसाला लेके गया तो उसको वहाँ उसने 60 गुना, यहाँ से जो लेके गया था उसका 60 गुना वहाँ पे फायदा कमाया या लाभ अर्जित किया था। किसने? वास्को डी गामा ने। अब उसके बाद जो आता है कौन? फिर से वो 1502 में वास्को डी गामा भारत आता है। भाई जाहिर सी बात है कोई 60 गुना कमाए तो वो तो वही जाना पसंद करेगा, है ना। तो वहीं से वो 60 गुना कमाने के बाद फिर से 1503 में वो कोच्चि में 1502 में वो आता है वास्को डी गामा। फिर पुर्तगालियों ने 1503 में कोच्चि में पहली फैक्ट्री स्थापित कर लिया था। यह भी पूछा जाने वाला सवाल है कि पुर्तगाली कंपनी ने या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पे सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित किया था? तो उसने किया था कहाँ पे? कोच्चि में। कब? 1503 में। अब बात आती है, अब कंपनी को चलाने के लिए तो कोई चाहिए ना। 5 में, ओके, 1505 में अल्फांसो डी अल्मेडा को पहला गवर्नर बनाया जाता है। किसका? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो फ्रेंड्स, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो है गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्मेडा, जिसका कार्यकाल था 1505 से 1509 तक। और इसी ने क्या किया था? नीली पानी की नीति या जिसको हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, इसको क्या है, इसको शुरुआत किया था इसने। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो इसका अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ यही था कि शांति से व्यापार करना। मतलब ये देख रहे हो इसने क्या किया था? हमें शांति से व्यापार करने दो, ऐसे करके ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि चोल का प्रथम युद्ध, यह भी पूछा जाता है कि चोल का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। चोल का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। ओके तो फ्रेंड्स, चोल का प्रथम युद्ध और चोल का द्वितीय युद्ध भी 1508 में ही हुआ था। और जो विरोधी थे या आमने सामने थे वो अल्फांसो डी अल्मेडा और त्रिगुट ही थे। त्रिगुट में गुजरात, मिस्र और अरब तीनों की नेवी शामिल थी। तो प्रथम युद्ध में क्या हुआ? चोल का प्रथम युद्ध हुआ 1508 में ही। और इसमें जो है अल्मेडा था और त्रिगुट गुजरात, मिस्र और अरब की नेवी थी। इसमें जो है प्रथम युद्ध में अल्मेडा को हरा दिया। उसने क्या किया? अल्मेडा को हरा दिया। हाँ, जब द्वितीय युद्ध हुआ 1508 में, तो इस बार क्या किया? अल्मेडा ने त्रिगुट को हरा दिया। ओके, अब उसके बाद हालांकि इस युद्ध में अल्मेडा का जो पुत्र था वो मारा गया था। अल्मेडा का जो पुत्र था वो चोल युद्ध में मारा गया। यहाँ से आपको पता चलेगा कि मैं आपको ये बता दूं कि इतना जो शक्तिशाली त्रिगुट था वो आखिर कैसे और क्यों मारा गया या क्यों हार गया। तो आपको पता है कि पुर्तगाल की जो नेवी थी वो एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और उसने बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांग कर लिया था अल्मेडा ने भी। तो यहाँ से आपको बता दूं कि जो गुजरात है, गुजरात यहाँ पे आपको पता है कि त्रिगुट में गुजरात, मिस्र और अरब की नेवी थी। तो गुजरात की जो नेवी थी उसका नेतृत्व कर रहा था महमूद बेगरा। और महमूद बेगरा के बारे में यह कहा जाता है कि अगर उसको कीड़ा भी काट लेना तो कीड़ा मर जाता था। ओके, वो इतना था, मतलब ऐसा उसने शरीर को बना लिया था, या शक्तिशाली बोले, ऐसा आदमी था कि उसको कीड़ा भी काट लेता था तो कीड़ा मर जाता था। ओके, ऐसा नेतृत्व करने वाला था गुजरात का। आगे हम बात करेंगे तो जो अल्फांसो डी अल्मेडा था उसने क्या किया था? वाटर पॉलिसी चलाया था, जो हमें ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। उसका कहना यह था कि हम शांति से व्यापार करेंगे, आप हमें व्यापार करने दीजिए
हम आपको व्यापार करने देते हैं, ऐसे करके मतलब हस्तक्षेप ना करें ऐसे वाला। लेकिन जब वो द्वितीय जो है चोल युद्ध को जीत गया, सेकंड चोल युद्ध को जीता, तो उसने क्या किया, कार्ट्रेज, आर्मेडा और काफिला नाम का एक कर लगाना या फिर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इसके बारे में आपको हर एक एग्जाम में तो नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कार्ज क्या था, अरमेडा क्या था, काफिला क्या था और किसने स्टार्ट किया था। तो ये एक टैक्स था एक्चुअल में, जो ये कार्ज था ये एक टैक्स होता था। ओके, और इस टैक्स से जो परमिट मिलता था इसको बोला जाता था क्या, आर्मेडा। और जब परमिट मिल जाता था तो उसके साथ में पुर्तगालियों की एक टुकड़ी जाती थी नेवी की, इसको बोला जाता था, इसको मैं लिख देता हूँ टुकड़ी या फिर सैन्य टुकड़ी। इसके साथ में नाविकों की एक काफिला या फिर टुकड़ी जाती थी साथ में, इसको बोला जाता था काफिला। एक्चुअल में यह तो बात था कि जो पुर्तगाली थे वो ही क्या करते थे, उनका लूट करने का ये एक नया तरीका था। वो अगर कोई व्यापारी है अरब तरफ से आया या फिर किसी भी देश तरफ से आया भारत के लिए माल लेकर, तो वो क्या करते थे, उनसे टैक्स लेते थे। अगर वो टैक्स नहीं देता था तो ये जो काफिला था या फिर इन्हीं की जो नेवी थी वो क्या करता था, उनको लूट लेता था। और जो टैक्स देते थे उसको परमिशन दे दिया जाता था, और इसी टैक्स को क्या कहा गया, कार्ज कहा गया। और जो टैक्स देने के बाद जो परमिशन मिलता था उसको बोला गया आर्मेडा। और जब टैक्स दे दिया, परमिट मिल गया, तो उस जो माल था या फिर जो माल आ रही है उसके साथ में पुर्तगालियों की एक नाविक या फिर एक टुकड़ी जाती थी सैन्य, इसी को बोला जाता था क्या, काफिला। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में हम यही आप लोग मैं बता रहा था कि यह जो लूट है वो लूट का केंद्र था कौन सा, हुगली नदी पे पुर्तगालियों के लूट का केंद्र था, या फिर वहाँ पे ज़्यादा लूटपाट होता था। यहाँ पे ये कौन था, अल्फांसो डी अल्मेडा, जो वाटर पॉलिसी चलाया था, कार्ट्रेज, अल्मेडा और काफिला चलाया था, ये पहला गवर्नर था किसका, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब दूसरा पुर्तगाली गवर्नर आता है कौन, अल्बुकर्क। ओके, अल्बुकर्क आता है, इसका कार्यकाल कितना था, 1509 से 1515 तक। और जो पहले मैंने बताया अल्फांसो डी अल्मेडा, उसका कितना था, तो 1505 से 1509 तक। ओके, अब इसने क्या किया, तो इसने जो है यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर का शासक था, इससे गोवा को छीन लिया। ओके, कब, 1510 में। किसने, अल्बुकर्क ने, किससे, तो यूसुफ आदिल शाह से। ओके, यूसुफ आदिल शाह से जो बीजापुर का शासक था, गोवा छीन लिया 1510 में, किसने, अल्बुकर्क ने। ओके, बार बार रिपीट करना है, ठीक है। फिर अब इसको बोला जाता है वास्तविक संस्थापक, क्यों, क्योंकि इसने गोवा को परमानेंट लूट लिया था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, वास्तविक संस्थापक। हाँ, ये जो है, जो यूसुफ आदिल शाह है, ये किसका, कृष्णदेवराय, जो दक्षिण भारत के सम्राट थे बोला जाए, शासक थे, वो थे इसके समकालीन, किसके, तो यूसुफ आदिल शाह के, अल्बुकर्क के। ओके, तो हम कैसे जानेंगे या फिर हमें कैसे याद रहेगा कि जो कृष्णदेवराय जी हैं वो अल्बुकर्क के समकालीन थे। तो फ्रेंड्स, जो अल्बुकर्क हैं, इसने क्या किया था, कृष्णदेवराय से व्यापार करने के लिए जमीन मांगा था या फिर क्षेत्र मांगा था कि इस क्षेत्र में मैं व्यापार करना चाहता हूँ। तो कृष्णदेवराय ने साफ साफ मना कर दिया कि यहाँ पे कोई जमीन नहीं मिलेगा, कोई क्षेत्र नहीं मिलेगा यहाँ पे व्यापार करने के लिए। ओके, यहाँ से मैं आपको एक बता दूं कि जो पुर्तगाल है वो 1961 तक गोवा में स्थापित था, लेकिन हमारे भारत देश ने 1961 में, कब, 1961 में मिशन चलाया, जिसको क्या नाम से जाना जाता है, मिशन विजय के नाम से जाना जाता है। और इस मिशन विजय से पुर्तगालियों को भारत से या गोवा से खदेड़ा गया था। ओके, अब यहाँ पे हम देखें तो अल्बुकर्क ऐसा था जो क्या किया था, सती प्रथा, मतलब धर्म में हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया था, कर दिया था। किसने, अल्बुकर्क ने। किसमें, सती प्रथा को उसने क्या किया था, बंद कराने का भी प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। ओके, तो यहाँ से भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनियों में कौन है जो सती प्रथा को अंत करने का प्रयास किया था।
तो फ्रेंड्स जो यही है पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने ही सबसे पहले धर्म में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था और सती प्रथा को अंत कराने का भी प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। ओके, अब हम बात करेंगे तो इसने क्या किया था, जो गोवा की लोकल लड़कियां हैं या गोवा की जो महिलाएं हैं उनको पुर्तगालियों से शादी करने के लिए उसने क्या किया था, प्रोत्साहित किया था, क्योंकि उसको अच्छी तरीके से पता है कि भारत देश में दामाद को कितना सम्मान भाव से देखा जाता है। सम्मान भाव से कहने का मतलब यह है कि उसको जो चीज बोला जाएगा वो किया जाता है, लेकिन हमारे बेटी को बस दुख मत दे, ऐसा करके उनका सोच रहता है घर वालों का दामाद के लिए कि बेटी को कम से कम सुख में रखेगा, ऐसे करके। तो जो है अल्बुकर्क काफ़ी जो है सातिर आदमी था बोला जाए, तो उसने क्या किया था कि जाहिर सी बात है दामाद को कोई थोड़ी भागाएगा, ऐसे करके उसने क्या किया था, गोवा के जो महिलाएं हैं लड़कियां हैं उनको प्रोत्साहित किया कि जो पुर्तगाली आदमी है उनसे शादी किया जाए। अब फिर से हम बात करें तो वास्को डी गामा आ जाता है 1524 में। ओके, तो 1524 से 1529 तक वास्को डी गामा भारत में रहता है, लेकिन वो इस बार व्यापार करने नहीं आया था, बल्कि वो एक गवर्नर बनकर आया था। और कब से कब तक था, तो 1524 से लेकर 1529 तक वो भारत में था एज ए गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर। ओके, अब हम देखें तो फिर से 1529 के बाद 1529 से 1538 में एक और पुर्तगाली व्यक्ति आता है जिसको हम बोलते हैं नीनो डी कुन्हा। 1529 से 1538 तक गवर्नर था। इसका मुख्य कार्य हम बोले तो इसने क्या किया था, जो राजधानी थी केरल इसको स्थापित कर दिया गोवा में। ओके, मतलब केरल जो राजधानी थी इसको गोवा में स्थानांतरित कर दिया। ओके, अब इसी बीच के बाद हम बोले तो इसी टाइम में 1616 में, ओके 1616 में रानी कैथरीन जो पुर्तगाली थी, ओके पुर्तगाली रानी कैथरीन और अंग्रेज राजा या फिर अंग्रेज राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है। ठीक है, कब, 1616 में। तो पुर्तगालियों ने क्या कर दिया, मुंबई को दहेज में दे दिया अंग्रेजों को। ओके, किसने, पुर्तगालियों ने दहेज दे दिया मुंबई को। क्यों दे दिया, क्योंकि उसके बाप का था मुंबई, है ना। मुंबई जो है उनके बाप का था पुर्तगालियों का, जो अंग्रेजों को दहेज में दे दिया। तो बात यह है कि रानी कैथरीन थी, रानी पुर्तगालियों का था, राजा चार्ल्स द्वितीय जो अंग्रेजों का था, मुंबई हमारा था, लेकिन दहेज किसने दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया पुर्तगालियों ने। क्यों दिया, क्योंकि उनके बाप का था। ओके, समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बारे में बात करें कि पुर्तगालियों की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पुर्तगाली कंपनियों ने क्या क्या काम किया या पुर्तगालियों को आने से भारत में क्या क्या हुआ। तो यह है कि उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जो गोवा में स्थापित किया और आलू की खेती, मिर्ची, लाल मिर्ची, तंबाकू की खेती भी उन्होंने साथ में सिखाया या फिर साथ में लाया। यहीं से उन्होंने क्या किया, जहाज निर्माण फैक्ट्री भी उन्होंने बनाया भारत में। वास्को डी गामा है, ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इतना उन्होंने काम किया था, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। अब वास्को डी गामा और अल्बुकर्क ऐसे गवर्नर हैं जिनकी मकबरा जो है भारत में स्थापित है। तो वास्को डी गामा जो है केरल में उसका स्थापित है मकबरा, और जो अल्बुकर्क है वो गोवा में। तो यहाँ से आपको याद करने के कैसे याद कर सकते हैं, तो याद आप इस तरीके से कर सकते हैं, जहाँ पे जो आया था या जहाँ पे जिसको नुकसान किया था वो वहीं पे मारा गया। जैसे वास्को डी गामा केरल में आया था और ये भी बताया जाता है कि वो राजा जमोरिन को मार भी दिया था। ओके, तो केरल हो गया। और अल्बुकर्क क्या है, गोवा को लूटा था यूसुफ आदिल शाह से, तो वो यहाँ उसका मकबरा है। ओके, और इसने और क्या दिया था हमें पुर्तगालियों ने, तो भवन निर्माण की एक गौथिक कला दिया था। ओके, जैसे भारत में अलग अलग विधियां हैं बनाने की या कला है भवन निर्माण की, ऐसे ही इन्होंने भी एक विशिष्ट कला होता है उनका जिसको गौथिक कला बोला जाता है, ये उन्होंने दिया था। यहाँ से अब हम देखें तो उनके पतन का कारण क्या था, तो पतन का कारण ये था उन्होंने धर्म में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था, सती प्रथा को अंत करना ऐसे उसने प्रयास भी कर दिया था अल्बुकर्क ने, और धर्म में परिवर्तन के लिए भी उन्होंने जोर देना स्टार्ट कर दिया था। इस तरीके से
उनका हस्तक्षेप हो गया, भारतीय जनता नहीं सह पाई। और जो है मेन वजह में से एक वजह यह भी था कि डचों का आगमन हो गया था और जो है उन दोनों के बीच में मतलब पुर्तगाली और डचों के बीच में युद्ध होना स्टार्ट हो गया था। तो इन सब संघर्ष के बाद जो है पुर्तगाली कंपनी यहाँ से चल देती है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था पूरा पुर्तगाली कंपनियों के आगमन का और उसने क्या किया, कौन कौन गवर्नर जनरल हुआ, ये सब पूरा इम्पोर्टेंट है। अब मेरे को नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम का जो एग्ज़ाम अभी आने वाली है बहुत सारे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा पुर्तगाली कंपनी के बारे में पूछा जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे और जो डच है, अंग्रेज है, उन सब के बारे में, अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा तो। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर ऐसे अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।